सभी को राम राम। स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो क्लास है वो चाहे पशु परिचर हो, पटवार हो, वीडियो हो, उनके लिए कला संस्कृति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं। लोक देवता, लोक साहित्य, लोक कलाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, वास्तुकला, बोलियां, आभूषण, ये सब 50 प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट इन टॉपिक से बनाए गए हैं और ये क्लास आप जरूर देखें। आपको अगर अच्छी लगे क्लास तो चैनल को लास्ट में आप सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ में। क्लास को हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये, हमें निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आदिवासियों की देवी कौन सी है? चारणों की देवी कौन सी है? सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है? चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो हमें पता है कि आदिवासियों की जो देवी है दोस्तों, आदिवासियों की कुल देवी है कंठेश्वरी माता। कौन सी है? कंठेश्वरी माता। चारणों की कुल देवी कौन सी है? तो चारणों की कुल देवी है करणी माता। करणी माता का मंदिर कहां है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है? तो सिरवी की है आई माता। कैसे याद रखोगे? ये सिर आ जाएगी, यानी सिरवी की आई, सिर आई। सिरवी देवी आई माता का मंदिर कहां है? जोधपुर में। जोधपुर बिलाड़ा के अंदर आई माता का मंदिर है। और चौहानों की कुल देवी कहां है? जीण माता। जीण माता सिक्कर में है। तो इस तरीके से हम मैच करते हैं। तो देख लो, पहले में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केसरी सिंह बारट द्वारा नहीं लिखा गया है? तो केसरी सिंह दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी और प्रेम, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र। देखो, केसरी सिंह बारट कौन थे? केसरी सिंह बारट कवि तो थे ही थे, साथ में ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे। तो और इनके बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं? ये सवाल तो हम बता देते हैं कि एक तो इनकी महत्वपूर्ण कृति है चेतावनीरा चोंगट्या 13 सोरठे। चेतावनीरा चोंगट्या बहुत ये इंपॉर्टेंट है। चेतावनीरा चोंगट्या 13 सोरठे। चेतावनीरा चोंगट्या में इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे। किसको लिखे थे? उस टाइम के महाराणा फतेह सिंह को। किसको? फतेह सिंह को लिखे थे। क्यों लिखे थे? क्योंकि महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन की दिल्ली सभा में आमंत्रित किया गया था। तो इन्होंने चेतावनीरा चोंगट्या लिखकर वहां जाने के लिए मना किया था। किसने? केसरी सिंह बारट ने। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा, कौन सी? वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारट ने। इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारट था और भाई थे इनके जोरावर सिंह बारट। ये सभी लोग क्या थे? इनका पूरा का पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। तो इन्होंने यहां पर दुर्गादास चरित्र भी लिखी, राज सिंह चरित्र भी लिखी, प्रताप चरित्र भी लिखी। रूठी रानी का चरित्र इन्होंने नहीं लिखी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रूठी रानी का लिखा था प्रेमचंद ने। कौन? मुंशी प्रेमचंद का ये ग्रंथ है। ठीक है, तो यहां हमारा ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखो, ये रचनाएं हैं, साहित्य के सवाल है। मतीराम जो है, मतीराम की एक तो ललित ललाम, बिल्कुल ललित ललाम मतीराम की है। मतीराम की और कौन सी है? एक है रसराज, फूल मंजरी। ये सब किसकी कृतियां हैं? मतीराम की है। नरहरिदास की अवतार चरित्र है। दयाबाई की दयाबोध है। दयाबाई कौन थी? ये संत चरणदास की शिष्या थी।
संत चरणदास जी का नाम सुना है आपने, जो अलवर के संत हुए थे चरणदास जी। और इनकी दो शिष्या थी, एक तो थी दयाबाई, एक थी सहजोबाई। दयाबाई ने लिखा था दयाबोध और सहजोबाई ने लिखा था सहज प्रकाश। तो यहां दयाबोध भी सही है। सोमनाथ सुजान चरित्र के गलत चीज है, गलत बात है। सुजान चरित्र जो लिखा था वो लिखा था सुदन ने। कौन है? कवि सुदन। किसने लिखा था? कवि सुदन ने लिखा था भरतपुर के महाराजा सुजान के चरित्र के ऊपर। तो ऑप्शन डी गलत है। यहां पर दोस्तों एक बार आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा दुर्गा बैच 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। दुर्गा बैच के अंदर आपको पटवार, वीडियो, रीट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश मिलती है, जो कि रजनी मैम ले रही है। आपको पता ही है इसके अंदर ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और साथ ही साथ टॉपिक वाइज फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। कीमत इसकी 599 है। अब भी इस पर कूपन कोड चल रहा है FIRST फर्स्ट 100 और इसके ऊपर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। 20% ऑफ होता है तो ये कोर्स आपका पड़ जाता है 479 में। ठीक है, इंटरेस्टेड हो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बहुत अच्छे से आ जाएगी, तो ये बैच आप परचेज कर लेना। आगे देखते हैं, मध्यकालीन मारवाड़ में रमझोड़ आभूषण शरीर के किस हिस्से में से संबंधित है? किस हिस्से में ये रमझोड़ पहना जाता था? तो रमझोड़ एक तरीके का आभूषण होता है जो कि पैरों में पहना जाता है। ठीक है, पैरों में पहना जाता है। यह आभूषण है, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। ये देखो, ये रमझोड़ है, पैरों में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे कुरंजा, पीपली, घूघरी, केवड़ा क्या है? इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ये लालर, बिछियो, पटेलियो, इस तरीके के सवाल आपने बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे, रिपीट होते हैं ये सवाल। तो ये कुरंजा, पीपली, घूघरी, केवड़ा, ये सब क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। कुरंजा कब गाया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो कुरंजा गाया जाता है पति की याद में। इसमें पति की याद में पत्नी जो है कुरंजा को संदेश भेजने के लिए कहती है कि मेरे पति से मुझे मिलाओ, यानी ये प्रेम विरह के गीत है। पीपली है, ये शेखावाटी के अंदर गाया जाता है वर्षा ऋतु के अवसर पर, शेखावाटी में गाया जाता है पीपली। घूघरी और केवड़ा जो गीत है ये गाए जाते हैं जब भात बढ़ते हैं ना, भात समझते हो, मायरा, जब मामा अपने भांजों की इनकी शादी में मायरा भरने जाता है, भात भरने जाता है, तब ये घूघरी और केवड़ा गीत गाए जाते हैं। और एक हमारी ये भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, पटवार की टेस्ट सीरीज चल रही है, 20 टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर टॉपिक वाइज और फुल लेंथ का एक इतना अच्छा मिश्रण है ये कि 9 तो टॉपिक वाइज है, 3 मेजर है और फुल लेंथ के भी कम क्वांटिटी में नहीं है, 8 फुल लेंथ के टेस्ट है। प्राइस इसकी 399 है। अभी वही कूपन कोड यूज करना है, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा फर्स्ट 100 के ऊपर। जल्दी कर लेना इस चीज को, जो भी इंटरेस्टेड हो। तो यहां ऑप्शन सी है। आगे देखो, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो मल्लीनाथ जी जो है, मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है बाड़मेर में, बाड़मेर तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का है मंदिर। कल्ला जी, अब ये जो कल्ला जी है ये कहां पैदा हुए थे? मेड़ता में, मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। कल्ला जी महाराणा प्रताप की ओर से, महाराणा प्रताप की ओर से अकबर से युद्ध करने वाले थे। इन्होंने अकबर से युद्ध किया था महाराणा प्रताप की ओर से, जयमल फत्ता के साथ में मिलकर। इनका सिर कट गया था, फिर भी ये अपने हाथों से लड़ते रहे थे, इसीलिए इनको 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है, कल्ला राठौड़ जी को। महाराणा प्रताप की ओर से ये अकबर से लड़े थे। झुंझार जी, ये सिक्कर में शालोदड़ा गांव है, वहां इनका मंदिर है। सिक्कर शालोदड़ा गांव में इनका मंदिर है। पत्ता जी ये जालोर से थे। कहां से थे? जालोर से। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अचलदास खींचीरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? तो अचलदास खींचीरी जो वचनिका है इस ग्रंथ का था
शिवदास गार्डन, ऑप्शन सी इसमें राइट है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के तो आपको पता ही, कामड़िया पंथ के कौन थे? हमारे संत रामदेव जी, जिनको हम रोणेचारा धनी के नाम से जानते हैं, संत रामदेव जी, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। संत रामदेव जी के बारे में और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मैणादे था। पिता का नाम है माता मैणादे, पिता अजमाल। और सवाल क्या पूछे जाते हैं इनके बारे में? जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था इनका उडू कश्मीर, उडू कश्मीर, बाड़मेर में एक स्थान है उडू कश्मीर, वहां इनका जन्म हुआ था। समाधि स्थल इनका कहां है? समाधि स्थल इनका, जहां इनका मंदिर है बड़ा, वो है पोखरण जैसलमेर में, रूणेचा, पोखरण जैसलमेर रूणेचा के अंदर, वहां इनका समाधि स्थल है। और रामदेव जी के बारे में क्या है? इनके जो मेघवाल भक्त है वो रीखिया कहलाते हैं। सांप्रदायिक मतलब सद्भाव का ये प्रतीक है। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त छुआछूत बहुत ज्यादा होती थी, तो ये छुआछूत से एक तरीके से जो लोग त्रस्त थे उनके लिए इन्होंने ये क्या बनाया था? कामड़िया पंथ बनाया था। बस इस तरीके के फैक्ट्स इनके बारे में याद रखते हैं। अच्छा, इनके बारे में बात कर लेते हैं। संत धन्ना, तो संत धन्ना जो है ये इनका मंदिर, ही इनका जन्म टोंक में हुआ था। संत धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। एक संत पीपा गागरोन, कहां से? गागरोन में संत पीपा का मंदिर है। गागरोन कहां पर है? आहू और काली सिंध नदियों के किनारे, आहू और काली सिंध नदियों के किनारे। यहां ऑप्शन ए सही हो गया, लेकिन मैं आपको अदर ऑप्शन के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी दे देता हूं। संत रामचरण जी, ये रामचरण जी वही है जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। इनकी 4 शाखाएं हैं, तो वो उन 4 शाखाओं के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं। आगे बढ़े। ऊंटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई ऊंटों के देवता कौन है आपको पता होना चाहिए कि रेबारी जो जनजाति है वो किस देवता को मानती है। रेबारी ही ज्यादा ऊंट पालते हैं, हमारे यहाँ जो रेबारी जाति है वही तो ऊंट पालती है। तो ऊंटों के देवता के रूप में हम किसको पूछते हैं? पाबू जी को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पाबू जी को। अच्छा, पाबू जी के बारे में और क्या क्या आपको सवाल पूछे जाते हैं जो कि कला संस्कृति में पूछे जाते हैं? पाबू जी के पिताजी का नाम था धांधल जी। धांधल जी इनके पिताजी का नाम था। कमला दे इनकी माता का नाम था। और पत्नी का नाम अगर कोई पूछ ले तो पत्नी का नाम था सुप्यार दे। पैसे पाबू जी, पैसे प्यार, ऐसे याद करते हैं। सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम था। पाबू जी का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड जोधपुर में। कोल्लूमंड जोधपुर, फलोदी की तरफ ये कोल्लूमंड पड़ता है। अभी फलोदी जिला बन गया है तो कोल्लूमंड फलोदी भी बोल सकते हैं आप। कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, वहीं इनका मंदिर है। और पाबू जी के बारे में और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? तो पाबू जी के बारे में एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो पाबू जी की फड़ वाचन है करने वाले भोपा है वो कौन से वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? तो वो वाद्य यंत्र जिसका यूज करते हैं उस वाद्य यंत्र का नाम है रावणत्ता। और भाई और क्या पूछे जा सकते हैं पाबू जी के बारे में? पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो मैं आपको पाबू जी की घोड़ी का नाम भी पूछ लेते हैं। तो घोड़ी थी इनकी केसर कालमी, केसर कालमी। और ये घोड़ी किसकी थी? ये घोड़ी एक्चुअल में देवल चारणी की थी। अब ये देवल चारणी कौन थी? देवल चारणी को पाबूजी ने वचन दिया हुआ था कि उनकी गायों की रक्षा वो करेंगे। जींदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को मतलब वो चुरा के लेके जा रहा था।
तो बाबूजी की उस दिन शादी थी, बाबूजी ने सिर्फ 2.5 फेरे ही लिए थे कि केसर कालनी भिन भिनाते हुए आई और संदेशा लेकर आई थी कि वो लेकर मतलब जींदराव खींची ने गाय लेकर चला गया है। तब बाबूजी अपनी शादी को छोड़कर, सोचना कितनी बड़ी बात है, शादी को छोड़कर जींदराव खींची से युद्ध करने के लिए केसर कालमी से चले गए, केसर कालमी घोड़ी के द्वारा। और उनका वहां युद्ध करते करते वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। डेंचू गांव में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये बाबूजी के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। एक चीज, इनके सहयोगी भी पूछे जा सकते हैं। तो इनके सहयोगी कौन है? इनके सहयोगी है चांदा, इनके सहयोगी है चांदा और डेमा। चांदा और डेमा इनके क्या है? सहयोगी है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं बाबूजी के बारे में। मल्लीनाथ जी के बारे में बाड़मेर में आपको पता ही है। रामदेव जी के बारे में भी पहले ही बता दिया। देवनारायण जी का पता है कि देवनारायण जी का जन्म कहां हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। आसिंद भीलवाड़ा में इनका नाम है। और अभी हाल ही में एक चीज देव जी के बारे में ये हुई थी कि देवमाली गांव जो है वो बेस्ट टूरिस्ट विलेज का उसको स्थान दिया गया। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो सांपों से कौन संबंधित है भाई? गोगा जी, रामदेव जी, पाबूजी, मल्लीनाथ जी। पाबूजी तो हमने देख लिया भाई, ऊंटों से थे। रामदेव जी और मल्लीनाथ जी का सांपों से कोई संबंध नहीं है। तो सांपों से संबंध किसका है? गोगा जी का। ठीक है, ये हमारी वीडियो की टेस्ट सीरीज है। सेम जो पटवार है उसी की तरीके से इसमें भी 20 टेस्ट है, 9 टॉपिक वाइज है, 3 माइनर जो कि रिवीजन टेस्ट है और 8 फुल लेंथ टेस्ट है। प्राइस सेम रखी है हमने दोनों की, क्योंकि दोनों एग्जाम की लगभग सभी स्टूडेंट जो कि पटवार की तैयारी करते हैं वो वीडियो की भी करते हैं। गोगा जी के का बारे में एक बार आपको बता देता हूं कि गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। ठीक है ना, कहां हुआ था? ददरेवा चूरू में। और जहां जन्म हुआ, कैसे याद रखते हैं? एक होती है एक तो गोगा मेडी प्रसिद्ध है ना, और एक शीर्ष मेडी प्रसिद्ध है। तो शीर्ष मेडी का मतलब है जहां जन्म होता है वहां सबसे पहले आदमी का क्या बोलते हैं, जब जन्म होता है तो आदमी सर से ही पैदा होता है, तो सर बाहर आता है एक तरीके से मान के चलो। ये याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूं। तो शीर्ष मेडी, तो शीर्ष मेडी जहां जन्म हुआ, जन्म कहां हुआ है? ददरेवा चूरू में। और इनकी जो समाधि स्थल है वो कहां है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कहां है? तो हनुमानगढ़ में गोगामेडी है। गोगामेडी में इनका समाधि स्थल है। तो एक शीर्ष मेडी, एक गोगामेडी। तो वो हनुमानगढ़ में है गोगामेडी और ददरेवा चूरू में है शीर्ष मेडी। ये ध्यान रखना है। गोगा जी को हिंदू और मुसलमान दोनों पूछते हैं। वहां पर एक दिन हिंदू पूछता है तो एक दिन क्या पूछता है? मुसलमान पूछता है। जाहर पीर के नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है, ये गोगा जी के बारे में विशेषताएं, सांपों के लोक देवता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है? भाई तुलसी एक तरीके से क्या होती है? माला होती है। तो तुलसी माला गले में ही पहनेंगे, ऑब्वियस बात है। तो पैर कहां है? गला, तो यहां गला में पहना जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकगीत ओड़ियों क्यों गाया जाता है? कहां गाया जाता है? प्रिय की याद में, वीरता के महिमा मंडन में, शोक की घड़ी में, उत्सव के अवसर पर। तो देखो यहां पर प्रिय की याद में लोकगीत ओड़ियों गाया जाता है। प्रिय की याद में भी गाया जाता है। किसी जैसे मेरे को ओड़ियों घनी आवे धरी, याद घनी आवे, तो प्रिय की याद में, ओड़ियों मतलब याद आना, तो प्रिय की याद में गाया जाता है। एक ओड़ियों गीत का सवाल और बनता है, वो कहां गाया जाता है? जब परिवार अपने घर से किसी पुत्री को विदा कर रहा होता है शादी के बाद में, तो ये विदाई के समय मूड को थोड़ा हल्का करने के लिए ये ओड़ियों गीत वहां भी गाया जाता है। तो अगर पूछ ले कि पुत्री के विदाई के समय भी ओड़ियों गीत गाया जाता है। आगे बढ़े। गोरा बादल की छतरी कहां है? तो गोरा बादल के बारे में तो आप जानते ही हो कि रावल रतन सिंह के साथ में जब अलाउद्दीन का युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन ने, खिलजी ने आक्रमण कर दिया था चित्तौड़गढ़ में, तब गोरा बादल ने युद्ध किया था। वहां ये वीरगति को प्राप्त हुए थे।
तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनाई गई है। कहां बनाई गई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन ए ही सही हो गया हमारा। यहां जो मैं सवाल ले रहा हूं ना दोस्तों, वो सवाल है मोस्टली रिपीटेड। ये सवाल राजस्थान जीके में, कला संस्कृति में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम में पूछ लिया तो आएगा ही नहीं। इन ऐसे सवालों को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जब नौकरी लगना होता है हमें किसी एग्जाम में, तो ऐसे सवाल गलत नहीं करने होते हैं। ठीक है, इनको हमें मैचिंग कराना है। तो तेजाजी, अच्छा यहां थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तेजाजी का जो तीर्थ स्थल है वो परबत्सर में है, नागौर में। कहां है? परबत्सर, नागौर में। देवनारायण जी का आसिंद में है, बिल्कुल सही बात है, देवनारायण का आसिंद में है। ये जो तल्लीनाथ जी है कत्रियासर बीकानेर, नहीं 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 नहीं, कत्रियासर बीकानेर में तो किनका है भाई? कत्रियासर बीकानेर में है जसनाथ जी का। किनका? जसनाथ जी का। और जसनाथ जी के जो सिद्ध होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह करके अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि पर नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य जसनाथ जी कत्रियासर बीकानेर का तो प्रसिद्ध है। पाबूजी मैंने पहले ही बताया था, कोल्लू गांव फलोदी, तो पाबूजी ये भी सही है। यहां पर गलत पूछा है तो गलत ये हो गया। तो फिर भैया तल्लीनाथ जी है, इनका कहां है मंदिर? तो इनका मंदिर है पंचकुटा, सॉरी पंचकुटा नहीं, पांचोटा। पांचोटा, और पांचोटा कहां पर? जालौर में। जालौर में पांचोटा पे तल्लीनाथ जी का मंदिर है। और इन तल्लीनाथ जी का मूल नाम था गांगदेव राठौड़ था। और इनका जो जन्म है इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में। किनका? तल्लीनाथ जी का। ओके, आगे बढ़े। यहां ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग बहुत बारी पूछे जाते हैं ये सवाल। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर में। ये तो सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल है घोड़ी गीत सुमेलित नहीं है, ये पहचान करनी है। घोड़ी जो गीत है वो वर निकासी के समय, घुड़चढ़ी रस्म के समय गाया जाता है। तो बिल्कुल घोड़ी गीत उसी समय गाया जाता है। जच्चा गीत, जच्चा यानी छोटा बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो जच्चा गीत गाया जाता है। परिवार में बालक के जन्म के ऊपर जच्चा गीत गाया जाता है। अगला है जड़ा गीत, बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय। नहीं भाई, कुआं पूजन के समय जड़ा गीत नहीं गाया जाता है। ये जो जड़ा गीत गाया जाता है ये गाया जाता है बारात का डेरा देखने जाते समय। जब घटे गांव में ब्याह हुआ है और बारात को डेरो कटे दीड़ो रहे, जी हाँ अपन ध्यान है कि सरकारी स्कूल का मायने आपने डेरो लगे बारात को। जब वो डेरो देखवा जाओ ना जी टाइम पर जगह गीत गावे, वह गीत जड़ा गीत है। समझ गया थे बात में? तो जड़ा गीत कहां गाया जाता है? बारात का डेरा। अब अपने मैक्सिमम लोग डेरा समझते हैं क्योंकि अपन मारवाड़ी राजस्थानी है, तो डेरा समझ गए। बारात का डेरा देखने जाते हैं, जहां बारात को ठहराया जाता है उसी को डेरा कहा जाता है। तो और रसिया गीत होली का उत्सव पर गाए जाते हैं। और ये रसिया भरतपुर साइड में गाए जाते हैं। जो पूर्वी क्षेत्र है भरतपुर अलवर इस साइड में रसिया गाए जाते हैं। वैसे भरतपुर के फेमस है। कंदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो ये कंदोरा आभूषण पहना जाता है कैसे? कंदोरा कैसे? कमर, कमर के ऊपर पहना जाता है। कहां पहना जाता है? कमर पे। अगला सवाल देखते हैं। ये अच्छा सवाल है। यहां पर पाबूजी के ऊपर जितनी भी चीजें बनी हुई है, पाबूजी देखो इंपॉर्टेंट देवता है, पाबूजी से क्वेश्चन आते ही हैं मोस्टली। तो पाबूजी के छंद किसने लिखे? ये हमें मैच करानी है चीजें। तो पाबूजी के छंद तो लिखे थे किसने? मेहाजी चारण या मेहाजी ने किसका लिखे थे? पाबूजी के छंद। पाबूजी के गीत लिखे थे बांकीदास ने। ऐसे याद रख लो कि गीत बांका हुआ है।
गीत क्या होते हैं? गीतों को बांका टेढ़ा ही लिखा जाता है। तो किसने लिखा गीत? बांकीदास ने। सोरठे, बाबूजी के सोरठे, यानी सोरठे से याद रख लो, सोरो सोरो नाम किन क्या को आवे? राम को नाम सोरो सोरो आवे। तो रामनाथ ने, राम का नाम सोरा सोरा आता है, तो बाबूजी के सोरठे किसने लिखे? रामनाथ ने। अब बाबू प्रकाश जो ग्रंथ है बाबूजी के ऊपर, ये किसने लिखा था? ये लिखा था आशिया मोडजी ने। आशिया मोडजी ने ये ग्रंथ लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैच करवा दिया। तो पहले के अंदर तो हमने मैच कराया था 3 ए में, 3 किस में भाई? 2 ही ऑप्शन में, तो 2 तो कट गए, 2 ही है सी और डी में। तो बी में देखना है बाबूजी के गीत, बी में 4, बी में 4 इसी में, और सी में 2 और डी में 1। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को यहां भी हमें मिलाना है। पाने क्या होते हैं? फड़ क्या होती है? मांडना क्या होता है? कावड़ क्या होता है? इधर ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, पाने कागज के होते हैं। जब लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी का पाना आता है, कागज का आता है ना, तो पाना तो हो गया कागज का। फड़ कहीं आपने देखी है कि एक तो देवनारायण जी की फड़ और एक सबसे बड़ी है, एक बाबूजी की फड़। फड़ चित्रण जब भी होता है तो वो कपड़े के ऊपर होता है। मांडना, मांडना आपको पता ही है कि दीवार और फर्श के ऊपर मांडना बनाते हैं। अब आजकल तो मांडना नहीं बनाते हैं। जहां पर कच्चे घर होते थे तो कच्चे घर को पहले त्योहार के अवसर पर या मांगलिक अवसरों पर क्या होता है? लिपा जाता था। फिर वहां जो व्हाइट कली वगैरह जो भी होती है हमारे चूना, उससे मांडने बनाए जाते थे दीवारों पे और फर्श पर। तो मांडना जो दीवार और फर्श पर बनाया जाता है। कावड़ आपको पता ही है लकड़ी की कावड़ होती है। तो ए में तो हो गया 4, ए में 4, बी में हो गया 2, बी में, ए में 4, बी में 3, बी में 3 बड़े कपड़े पे, और सी में 2 और डी में 1। ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया। ऑप्शन ए ही सही हो गया। आगे, लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित थे? अभी स्टेनो में भी पूछा गया था और बहुत बारी ये पूछा गया है। लच्छीराम जी जिस ख्याल कला से थे वो थी कुचामन ख्याल कला। तो ऑप्शन सी राइट है। हेला ख्याल जो है ये दोसा का ख्याल है। या लच्छीराम जी कलाकार किस ख्याल के थे? कुचामणी ख्याल के। आगे, मारवाड़ी री उपबोली कौन सी है? राजावाटी, शेखावाटी, चौरासी, तोरावाटी। देखो, मारवाड़ी की जो उपबोली है ना वो है शेखावाटी। राजावाटी, तोरावाटी और शेखावाटी, ये तीनों किसकी है? ढूंढाड़ी की है। अब राजावाटी बोल दो, चौरासी बोल दो, शेखावाटी बोल दो, इसमें ये हाड़ौती बोल दो, हाड़ौती की तरफ जो बोली बोली जाती है, ये सब क्या है? ढूंढाड़ी की ही उपबोलियां हैं। शेखावाटी किसकी है? मारवाड़ी की है। ढूंढाड़ी नहीं समझते? ढूंढाड़ी जो काई छे काई करे छे, ये जो भी भाषा है ना, ये छह जिसके अंदर लगता है, वो कहां आती है? इसमें आती है ढूंढाड़ी में। कुवले माला जो ग्रंथ है वो किसके लिए द्वारा लिखा गया था? तो कुवले माला ग्रंथ लिखा गया था उद्योतन सूरी के द्वारा। चंद्र बरदई, हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी, जीएस ओझा, यहां पर उद्योतन सूरी के द्वारा कुवले माला ग्रंथ लिखा गया था। मोस्ट कॉमन सवाल है, राजस्थान के लोग अच्छे से जानते हैं। आभूषणों, निम्नलिखित आभूषणों समूहों में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि मैं पूछा क्या है, नहीं है या है। अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना और झेला। अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना और झेला। कर्णफूल वैसे ही क्या हो गया? कानों में पहनने का। झेला, झमेला, ये सब किस में पहनते? कानों में पहनते। तीन मणिया, 3 मणिया बोल दो। मणिया कट्टे पहले भाई गला में। तुलसी अभी बताया था। बजट्टी, हालरो, झालरो, ये सभी कहां पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। तो ये भी बात सही है। एक ही है सही, इसलिए यहां गला वाला नहीं दे रखा, लेकिन सभी एक ही अंग पर पहने जाने वाले हैं। कंगन, नौगरी, गजरा, नेवरी। कंगन हाथों में पहने जाते हैं। गजरा, गजरा भी एक आभूषण है। ये वो गजरा नहीं है जो बालों में फूल वाला गजरा लगाया जाता है, ये वो गजरा नहीं है, ये आभूषण है। तो गजरा आभूषण हाथों में कलाई में पहना जाता है, सही बात है। नौगरी भी जो है हाथों में पहना जाता है, लेकिन नेवरी है ना, नेवरी पैरों में पहना जाता है। या
देख लो, इस तरीके का सवाल देते हैं तो हमें सारे ही याद होने चाहिए, तभी ऐसे सवाल सही होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। लंगर, पायल, नुपुर और झांझर ये सभी पैरों के आभूषण है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही सुमेलित नहीं है। लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धृत बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? देखो, बातारी फुलवारी के लेखक थे विजयदान देथा। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, और इनको बिज्जी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बिज्जी नाम से भी जाना जाता है, विजयदान देथा। तो बातारी फुलवारी किसकी है? विजयदान देथा की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अहीरवट्टी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो, मारवाड़ में तो बोली जाती है मारवाड़ी, मेवाड़ में बोली जाती है मेवाड़ी, ढूंढाड़ में बोली जाती है ढूंढाड़ी, और मेवात जो क्षेत्र है उसमें मेवाती और अहीरवाटी बोली जाती है। किस में बोली जाती है? मेवात में ही अहीरवाटी बोली जाती है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में माछर, बिच्छियो, लालर से क्या मतलब है? ये मैंने अभी बताया था आपको कि ये बिच्छियो, लालर, माछर, पटेलियो, इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो मैक्सिमम ये सवाल लोकगीतों के लिए ही होते हैं। यहां पर भी ये राजस्थान के क्या है? लोकगीत है। क्या है ये? लोकगीत है। तो ऑप्शन सी सही हो गया। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को क्या कहे जाते हैं? देखो, कर्णफूल कहां पहना जाता है भाई? कर्णफूल कानों में पहना जाता है। मोकड़ी, तीमणिया, तीमणिया ही तो गले में पहना जाता है। बोगली, बोगली जो है ये नाक में पहनी जाती है। मोकड़ी, मोकड़ी जो है ये पहनी जाती है कमर में, कमर में पहनी जाती है या पैर में, इसका मुझे ठीक ठीक नहीं पता है, लेकिन ये तीमणिया इसमें सही होगा क्योंकि गले में पूछा है। बोगली जो है ये कानों में पहनी जाती है। आगे राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि। अब मुड़िया मतलब मोड़ के लिखने वाली लिपि। जैसे एक तो हमारे देवनागरी लिपि चलती है जो कि हिंदी की लिपि है, संस्कृत की लिपि है, लेकिन मुड़िया लिपि को और किस नाम से जानता है? ये मुड़िया जो लिपि है उसको नाम से जाना जाता है महाजनी। महाजनी, जब महाजन से मतलब क्या है? जो कि बढ़िया होते हैं, और बढ़ियाओं की भाषा है मुड़िया, लिपि उनकी मुड़िया है। अब कभी आपने बढ़िया की खाता बही देखी हो तो वो वहां पर इस लिपि को यूज में लेते हैं, महाजनी लिपि को, और उसको मुड़िया नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यही सही हो गया। उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने कि गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये गीत गाया है अपने राजस्थान का। बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जो कि देश विदेश में प्रसिद्ध है। पीरू सिंह, श्यामलदास, गौरी देवी और अल्लाह जिलाई बाई। ये अल्लाह जिलाई बाई जो कि बीकानेर की है, ये मांड गायिका थी। अल्लाह जिलाई बाई ये गंगा सिंह के दरबार में थी। इन्होंने ही क्या गाया? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। गौरी देवी भी क्या है? प्रसिद्ध मांड गायिका है। इन्होंने भी विदेशों में, देश में बहुत जगह अपनी प्रस्तुतियां दी है, लेकिन केसरिया बालम इन्होंने नहीं गाया। केसरिया बालम किन्होंने गाया है? अल्लाह जिलाई बाई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थानी तारा भात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? कौन सी जनजाति में या जाति में तारा भात की ओढ़नी पहनी जाती है? तो ये तारा भात की जो ओढ़नी है, ओढ़ना, देखो ओढ़ना, पहरावा, ये सब हमारे कला संस्कृति के सवाल है। दलित महिलाएं, जाट महिलाएं, भाई जाट महिलाएं तो पीला इस तरीके के आभूषण, सॉरी, कपड़े पहनती है। आदिवासी महिलाएं जो है क्या पहनती है? तारा भात की ओढ़नी पहनती, आदिवासी महिला। आगे बढ़े। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? मूंदड़ी, घूमर, भांगड़ा, पावदा। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। घूमर, राज्य नृत्य घूमर लगा देंगे। अगला सवाल है, जसवंतड़ा, लालगढ़, रायका बाग, नागणीची माता का मंदिर, और मिलान करना है कि किस किसने ये बनवाया था। तो जसवंतड़ा बनाया था ये सदराज सिंह, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, ये सरदार सिंह होगा। क्या होगा भाई? ये होगा, यहां मैं लिख देता हूं, सरदार सिंह। क्या होगा? सरदार सिंह। तो जसवंतड़ा बनाया था सरदार सिंह ने।
सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह प्रथम की याद में जसवंतड़ा बनाया था जोधपुर में। किसकी याद में बनाया था? जसवंत सिंह प्रथम, इनके पिताजी थे, उनकी याद में इन्होंने ये जसवंतड़ा बनाया था। लालगढ़ महल किसने बनाया था? लालगढ़ महल बीकानेर में, और बीकानेर में किसने बनाया था? गंगा सिंह ने बनाया था। बिल्कुल सही चीज है। राय का बाग, राय का बाग किसने बनाया था? रानी जसवंत दे ने। किसने? रानी जसवंत दे ने जोधपुर में राय का बाग बनवाया था। नागणेची माता का मंदिर कहाँ है? तो जोधपुर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया था राव जोधा ने। राव जोधा कौन थे? जोधपुर के शासक थे। तो राव जोधा ने क्या बनाया था? नागणेची माता। राव जोधा ने ही क्या बनाया था? जोधपुर शहर को बसाया था। तो ये सारे के सारे ही मिलान में, तो ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी री पुस्तक किस भाषा में लिखी? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी और संस्कृत। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने किस भाषा में ये लिखी है? तो लिखी है इन्होंने डिंगल भाषा में। अब ये डिंगल और पिंगल क्या होती है भाई? देखो याद रखने का तरीका क्या है? डिंगल में डी आ रहा है तो ये मारवाड़ क्षेत्र की, किधर की? डी यानी ड आ रहा है ना, तो ये मारवाड़ के साइड की है। और पिंगल के अंदर प आ रहा है तो ये पूर्व साइड की है, जो हमारा पूर्वी बेल्ट है ना, जिस पर ब्रिज भाषा का असर है। ये क्या है? ब्रिज भाषा का अपभ्रंश है इस पर। जैसे आपने भरतपुर साइड में की बोली सुनी होगी, हमनते काम ना हो रो, है ना, इस तरीके की भाषा बोलते हैं ना, हम आर कहाँ जा रो है तू, इस तरीके की भाषा का यूज किधर करते हैं? अब भरतपुर साइड में करते हैं। और आपने अठिन मारवाड़ी के मायने मारवाड़ी भाषा है, तो ये डिंगल भाषा पर कहीं को हो मारवाड़ी भाषा को, मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा का अपभ्रंश था। मतलब डिंगल शैली या भाषा है, इस पर किसका प्रभाव है? मारवाड़ी का। पिंगल पर पूर्व का, पैसे पूर्व, पूर्व कहां? ब्रिज क्षेत्र, क्योंकि जो हमारा भरतपुर, अलवर, धौलपुर ये बेल्ट है यूपी के टच में, मथुरा के टच में, जो कि ब्रिज क्षेत्र के टच में, इसलिए ये ब्रिज भाषा का इस पर प्रभाव है। ऐसे याद कर लिया आपने, डिंगल पैसे पिंगल याद हो गया। तो यहां वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी और इस पुस्तक को डिंगल भाषा में लिखा गया। ऑप्शन हमारा सही। चलो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है भाई? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूछी जाती है, राजस्थान साहित्य अकादमी पूछी जाती है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान की साहित्य अकादमी कहाँ है? तो साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर में। अगर पूछ ले साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, तो आपको देना है जवाब उदयपुर में। इनके हमें अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बिश्नोई, रामस्नेही, जसनाती, दादूपंथी। ये तो अभी मैंने बताया था। बिश्नोई मानते हैं जाम्बोजी को, रामस्नेही के अंदर भी अग्नि नृत्य नहीं किया जाता। जसनाती सिद्ध जो है वो अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि के ऊपर नृत्य करते हैं और फतेह फतेह पुकारते हैं उस वक्त। तो जसनाती सिद्ध करते हैं भाई अग्नि नृत्य। जसनाथ जी की याद में कतरियासर बीकानेर में मेला लगता है, वहां पर। राजस्थान में पोमचा, पीला पोमचा, पीला पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। कब पहनी जाती है ये पोमचा? कब पहनी जाती है? जब प्रसूता बालक को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, उस मां बनने के उत्सव के ऊपर यह पोमचा पहना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे सही हो गया दोस्तों। वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़। वागड़ का एरिया कौन सा है हमारे राजस्थान में? वागड़ का एरिया है नीचे वाला, दक्षिण साइड का एरिया है। तो दक्षिण साइड में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस साइड में बोली जाती है वागड़ी बोली। तो यहां दक्षिण पश्चिम,
दक्षिण पश्चिम राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा? उत्तर पश्चिम में नहीं है, उत्तर पूर्व में नहीं है, दक्षिण पूर्व में भी नहीं है। दक्षिण पूर्व में भी वागड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। वागड़ी भाषा कहां बोली जाती है? दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? देखो, बम नृत्य भरतपुर में, बिल्कुल बम नृत्य भरतपुर में होता है। बम बहुत बड़ा एक नगाड़ा टाइप का होता है, उसको बजा के उस पर नृत्य किया जाता है, तो बम नृत्य भरतपुर में प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। जालोर में जब जालोर महोत्सव होता है तब देखने लायक होता है, ढोल के ऊपर वो नाचते हैं। गीदड़, गीदड़ आपको पता है शेखावटी का प्रसिद्ध है। गेर नृत्य मेवात का ना होकर गेर नृत्य मेवाड़ का है। मेवाड़ के अंदर भील जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गेर, तो ये मेवात तो अलवर साइड में हो गया, तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। शंकरिया नृत्य किनसे है संबंधित है? देखो, गुजरों का नृत्य नहीं है। गुजरों का तो नृत्य होता है चरी नृत्य। कौन सा होता है? चरी नृत्य। भीलों के जो नृत्य हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि गैर होता है, गेर, गौरी, हाथीमना, इस तरीके के नृत्य जो है, द्विचक्की, ये सब भीलों के नृत्य है। द्विचक्की, हाथीमना। गरासियों के वाकल, मोरिया, गोर, इस तरीके के नृत्य जो किसके हैं? मांदल, ये नृत्य हैं गरासियों के। कालबेलियों के हैं संकरिया, पणियारी, इंडोनी, इंडोनी, ये नृत्य कालबेलियों के। तो संकरिया किसका हो गया? कालबेलिया। आगे, निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित है? देखो, भवाई लोक नृत्य कौन सा है? पहली बात, भवाई नृत्य वो है, आपने देखा होगा कि एक घड़ा ले लिया और उसके ऊपर एक घड़ा, दो घड़ा, तीन घड़ा, चार घड़ा, फिर हाथों में कुछ है, पैरों को तलवार के ऊपर नाच रहे हैं। आपने ऐसे महिलाओं को देखा होगा, अग्नि जल रही है दोनों हाथों में और ऊपर के घड़े में भी जल रहा है। बहुत बैलेंसिंग का काम होता है, कीलों के ऊपर नाचते हैं। ये एक तरीके से, एक तो ये नृत्य कौन सा है? एक तो ये मतलब बोलते हैं कि व्यापारिक नृत्य है, ठीक है। एक इसके ऊपर ऐसे तलवारबाजी, कलाबाजियां, इस तरह की चीजें दिखाई जाती है। तो भवाई नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। और भवाई नृत्य से संबंधित कौन सी नृत्यांगना है? कृष्णा व्यास छंगानी। और कौन कौन है? यहां ऑप्शन सी सही हो गया, लेकिन और भी बता देता हूं आपको। एक अस्मिता काला, अस्मिता काला कौन है? भवाई नृत्य से संबंधित है। यह भी आपको नाम याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। फल्कूबाई कौन सी है? फल्कूबाई चरी नृत्य से संबंधित है। किससे? चरी नृत्य से। शांति देवी जो है ये चक्री नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्य गुजरों का नृत्य है, चक्री नृत्य कंजर जाति का नृत्य है। तो ये शांति देवी चक्री नृत्य से संबंधित है। मांगी बाई जो है ये मांड गायिका है। मांगी बाई कौन सी है? मांड गायिका है ये। एक भवाई नृत्य के रूप सिंह शेखावत भी है। तो इस तरीके से हमें नाम याद रखने हैं। पेंटिंग स्कूल बणी ठणी किससे संबंधित है? बणी ठणी किससे प्रसिद्ध है? सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती, शिव पार्वती। देखो, बणी ठणी है, इसको बनाया किसने था? पहली बात तो बणी ठणी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, आपको पता है। किशनगढ़ चित्रकला की जो शैलियां हैं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, उसी में एक किशनगढ़ शैली आती है। किशनगढ़ शैली के जो चित्र है उसी में बणी ठणी आती है। बणी ठणी का निर्माण किसने बनाया था? तो बणी ठणी को मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। किसने? मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। अब ये मोर ध्वज निहाल चंद किसके दरबार में थे? तो ये दरबार में थे सावंत सिंह, राजा का नाम था सावंत सिंह। अच्छा, इस सावंत सिंह को और किस नाम से जानते थे? तो इसको नाम जानते थे नागरीदास से। किससे? नागरीदास के नाम से। यहां ऑप्शन में नागरीदास है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े।
चित्तेरों की ओवरी किससे संबंधित है? तो चित्तेरों की जो ओवरी है दोस्तों, चित्तेरों की ओवरी किससे संबंधित है? तस्वीरारो कारखानो आपने नाम सुना होगा। तो ये चित्तेरों की ओवरी प्रसिद्ध है। जगत सिंह फर्स्ट ने ये बनाई थी। किससे? जगत सिंह फर्स्ट से संबंधित जगत सिंह फर्स्ट ने बनाई थी। इसको और किस नाम से जानता? तस्वीरारो कारखानो। उस टाइम पे चित्रकला का स्वर्ण काल जगत सिंह फर्स्ट के समय में था। आगे देखते हैं। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। आदमकद यानी आदमी के कद के, जिसका चित्र की साइज जो है आदमी के डील डोल की साइज का हो। तो ये चित्र जो प्रसिद्ध थे वो कहां के प्रसिद्ध थे? ये प्रसिद्ध थे जयपुर के। जयपुर शैली में आदमकद चित्र बनाए जाते थे। तो निहाल चंद तो किशनगढ़ शैली के हैं। अभी बताया था मैंने, किशनगढ़ शैली के हैं निहाल चंद। कौन से के हैं? किशनगढ़ शैली के चित्रकार है। श्रीधर अंधारे, इन्होंने देवगढ़ शैली की खोज की थी, या देवगढ़ शैली के चित्र किसके हैं? श्रीधर अंधारे के हैं। साहिब राम है ना, यही जयपुर से संबंधित है। साहिब राम कहां से संबंधित है? जयपुर शैली से। आदमकद चित्रों के लिए जाने जाते हैं साहिब राम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा हमें पता है कि किसने बनाया था। ये मोहम्मद गोरी ने बनवाया था। किससे? किसको आदेश दिया था? उनका गुलाम मान लो, उनका दास मान लो, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोल दिया कि जो क्या बोलते हैं संस्कृत पाठशाला चल रही है अजमेर में, उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दो। तो वो 2.5 दिन में बनाया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। यहां पर इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके कहने पर बनाया? मोहम्मद गोरी के कहने पर बनाया। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाया गया था। निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि ये एक आर्म्ड यानी बख्तरबंद किला है? बख्तरबंद किला है। कौन सा है? सिवाना, तारागढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर। देखो तारागढ़ और नाहरगढ़, तारागढ़ अजमेर में है, सिवाना बाड़मेर का किला है, नाहरगढ़ जो है जयपुर का किला है, और रणथंभौर किला है। इसको बख्तरबंद कहा गया है। इसको बख्तरबंद क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके चारों ओर पहाड़ियों का और जंगल का इस तरीके का ओट है कि इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, दुर्दम है ना, इसलिए इसी को कहा गया बख्तरबंद। आगे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए यानी सजाने के लिए एक चित्रित पर्दा यानी कि चित्र बनाया हुआ पर्दा होता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता? पिछवाई कला कहलाती है। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की है। वो नाथद्वारा की पिछवाई कला यही है कि कपड़े के ऊपर चित्रण किया जाता है। ठीक है, ये रागमाला जो है ये चित्रों का एक रूप होता है, चित्रकला में ही आता है। थेवा कला, अब आता थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? पहली बात तो थेवा कला है क्या? थेवा कला है कांच के ऊपर, एक सेकंड थोड़ी सी सही राइटिंग में लिख देता हूं। कांच के ऊपर, कांच पर सोने की नक्काशी। कांच पर सोने की नक्काशी क्या है? वही क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। कांच पर सोने की नक्काशी क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ में सोनी जी का परिवार ही इस कला को जानता है। सोनी जी परिवार, सोनी जी का परिवार। ठीक है, और सोनी जी में सबसे पहले कौन से प्रवर्तक कौन थे इस कला के? तो वो उनका नाम था नाथूजी सोनी। कौन था? नाथूजी सोनी। समझ में आ गई? तो प्रतापगढ़ की है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। काम क्या है? सोने पर नक्काशी होते, रंगीन कांच काम में लेते हैं, लाल पीले नीले, और उनके ऊपर सोने की नक्काशी से बारीकी से काम किया जाता है, वही क्या कहलाती है? थेवा कला। हवा महल के वास्तुविद कौन थे? तो भाई हवा महल के वास्तुविद थे, देखो विद्याधर भट्टाचार्य, ये थे पूरे जयपुर के वास्तुकार। जयपुर को बनाने वाले कौन थे? उनके आर्किटेक्चर कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। किसके काल में थे? सवाई जयसिंह के काल में। सवाई जयसिंह का सपना था कि भाई
मैं एक ऐसा शहर बनाऊं जयपुर जैसा, तो एक अच्छा मतलब आर्किटेक्चर हो, तो वो विद्याधर भट्टाचार्य ने करा था जयपुर का। लेकिन हमें पूछा है हवा महल का, तो यहां ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। लालचंद उस्ता है ना, ये हवा महल के वास्तुकार थे, वास्तुविद थे, आर्किटेक्ट, आज की भाषा में आर्किटेक्ट है ना। हवा महल को बनवाया किसने था, तो हवा महल को बनाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। कहां पर है हवा महल, देखा तो होगा ही आपने, जयपुर में जब कभी आए हो तो बड़ी चौपड़ की तरफ आप कभी गए हो तो हवा महल दिखता है आपको, बहुत सारे खिड़कियां झरोके होते हैं, कितने 953 छोटे छोटे झरोके हैं इसमें, 5 मंजिला है, कृष्ण जी के मुकुट के समान है, तो उसी को ये समर्पित है। 5 मंजिलों के नाम भी पूछते हैं आपको, है ना। एक का नाम है शरद मंदिर पहली मंजिल का, रतन मंदिर, और कौन सा है नाम मैं बोल रहा हूं इसका, एक सेकंड में आपको बताता हूं। जस्ट वेट करो एक सेकंड। हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है, ये एक ट्रिक है, इससे अपन क्या करते हैं, एक ट्रिक है, इससे हवा महल की मंजिलों के बारे में पूछते हैं। अक्सर ये हवा महल की 5 मंजिल के बारे में नाम पूछते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। तो इसको इस ट्रिक से याद करते हैं, सर विप्रसु हवा। कैसे, सर विप्रसु हवा। अब विप्रसु हवा का क्या मतलब है, ऐसे मान के चलो सर के ऊपर से हवा गई, ये याद रख लोगे, सर के ऊपर से हवा गई तो सर विप्रसु। अब ऊपर की जगह विप्रसु कर दो, क्या कर दो, ऊपर की जगह विप्रसु कर दो, तो आपका ये सवाल सही हो जाएगा। तय से शरद, तय से तो हो गया शरद, तो इसका नाम तो है शरद मंदिर। ये कौन सी है, पहली मंजिल है। रे से हो गया रतन, कौन सा, रतन मंदिर, तो ये कौन सी हो गई, दूसरी मंजिल हो गई। वह से हो गया विचित्र, क्या हो गया, विचित्र, तो ये हो गया विचित्र मंदिर। ये जो प्र है, प्र से हो गया प्रकाश मंदिर, क्या, प्रकाश मंदिर। इसको सूर्य मंदिर भी बोल देते हैं, लेकिन प्र से प्रकाश मंदिर हो गया। और है से हवा मंदिर, है से हवा मंदिर। यह प्रसु, प्रसु इसलिए लिखा है, प्रताप प्रकाश भी बोलते हैं और ऑब्लिक इसको सूर्य भी बोलते हैं, तो सूर्य मंदिर या प्रकाश मंदिर। भाई समझ में आ गया क्या, सर विप्रसु हवा, ये याद रखना है। प से शरद मंदिर, रे से रतन मंदिर, वी से विचित्र मंदिर, प्र से प्रताप प्रकाश मंदिर, और सु से सूर्य मंदिर। प्रकाश और सूर्य एक ही है, चौथी मंजिल है। और ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना, चौथी मंजिल हो गई। और है से हवा, तो हवा मंदिर, तो ऐसे याद रखना, सर पर से, सर के ऊपर से हवा गई, तो सर विप्रसु हवा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो लालचंद उस्ता जी क्या थे, इसके आर्किटेक्चर थे। हमारा सवाल ये था। अगला सवाल है, बटनेर का किला किस जिले में स्थित है, तो बटनेर का किला जो है भाटी राजवंशों ने बनाया था। भाटी का किला पहले कहलाता था, बाद में इसका नाम बटनेर पड़ गया। कहां पर बनाया था, हनुमानगढ़ में। कहा, हनुमानगढ़ में। भाटी, जैसलमेर के भाटी राजा भूपत जो है, उन्होंने ये किला बनाया था। और कहां बनाया था, हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में है बटनेर का किला, ठीक है। आगे बढ़ो। राजस्थान में जहांगीर के महल कहां स्थित है, तो राजस्थान में जहांगीर का महल अगर पूछे जाए कि जहांगीर के महल कहां पर है, जहांगीर का महल कहां है, तो वो है ऑप्शन डी,
पुश करना। दोस्तों आज की जो ये क्लास है ये यहाँ पर समाप्त होती है। 50 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से खोल के आपको अदर ऑप्शंस के बारे में भी एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, आप इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो मैं इस तरह की बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा। ऐसे मान लो आप मुझे अपना भाई समझे और कमेंट में ये बोल दें कि सर हमें इस तरह की क्लासेस चाहिए, पशु परिचर हो, पटवार हो, वीडियो हो, आगे आने वाली चतुश्रेणी का एग्जाम हो, उनके लिए मैं आपको बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मैं जानता हूं दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे जो है इस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं, गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से आते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूट्यूब पर आप क्लासेस हमारी देख सकते हैं फ्री के अंदर। कोचिंग जो हम चला रहे हैं वो उससे हमारा खर्चा निकल जाता है टेस्ट सीरीज से। जैसे हमने एक आधी बैच चला रखे हैं, कुछ बहुत ज्यादा बैच भी नहीं चला रखे हैं, टेस्ट सीरीज चला रखी है। वो इसलिए चला रखी है कि जो ये बोर्ड, लाइट वाइट, नेट वगैरह बहुत सारी इसमें इक्विपमेंट्स लगते हैं, उनका खर्चा निकल जाए, बस उनसे हमारा खर्चा निकलता रहता है। और आपके लिए यूट्यूब के ऊपर हम क्लासेस फ्रीली बहुत सारी अवेलेबल कराते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मृति कोचिंग क्लासेस के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि हम ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम टेलीग्राम में ही आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये पीडीएफ हो, आगे भविष्य में आने वाली पीडीएफ हो, वहां पर जीके से संबंधित सारी चीजें आते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल और है लर्न विद रजनी के नाम से, जो कि इंग्लिश के लिए बनाया गया। उस पर इंग्लिश के सवाल, इंग्लिश में जो मैम पढ़ाती है उसकी पीपीटी वगैरह सब आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आपको ज्वाइन करने में क्या जाता है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बहुत ही दमदार क्लासेज के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।